बहुत खूबसूरत प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे भी। आपको यह पूछ रहा है कि जो भी आपके यहाँ पे प्रश्न है, आपसे कहा जा रहा है कि संविधान का वह कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसकी जोड़ी बिल्कुल यहाँ पे सेम है, जो आप देखेंगे सुमेलित है। यह पे कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318, यहाँ पे आर्टिकल 318 की बात हो रही है। कह रहा भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, संघीय लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 332 और यहाँ पे महाधिवक्ता की बात हो रही है अनुच्छेद 351। ये सारे आपके अनुच्छेद यहाँ पे दिए गए हैं और इस प्रश्न का आपसे राइट आंसर चाहता है। यदि देखा जाए तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आपका जो सुमेलित है वो निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में आपको देखने को मिलता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ये सारे अनुच्छेद की हम चर्चा कर दे रहे हैं। जैसे भारतीय संविधान की यदि हम लोग भाग 15 की बात करें तो भाग 15 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान देखने को मिलता है। यदि निर्वाचन आयोग की बात किया जाए तो दोस्तों आप देखेंगे निर्वाचन आयोग बड़ा ही महत्वपूर्ण आप देखेंगे संवैधानिक संस्था है। यह अनुच्छेद 324 से लेकर के अनुच्छेद 300 आप देखेंगे 29 तक यह आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 324, 325, 326, 27, 28 और 29 ये सारे आपके अनुच्छेद यहाँ पे देखने को मिलेंगे। भारतीय संविधान के भाग 15 की बात हो रही है। यदि हम लोग देखें तो अनुच्छेद 318 यहाँ कह रहा है क्या वह सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है? नहीं भैया, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के आप देखेंगे तो भाग 5 में आपको सुप्रीम कोर्ट की बात यहाँ पे देखने को मिलेगी, प्रावधान देखने को मिलेगा। और ये जो पार्ट जो है 5 है, इसमें यदि हम लोग आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 124 से लेकर के आर्टिकल 147 तक आपका सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय का यहाँ पे प्रावधान संविधान में देखने को मिलता है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भाग 5 अनुच्छेद 124 से 147 तक। यदि संघीय लोक सेवा आयोग की बात किया जाए तो भारतीय संविधान में ये जो लोक सेवा आयोग की बात हो रही है इसके लिए अनुच्छेद देखेंगे तो आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे भाग जो है वह भाग आपका 14 है। और यदि अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद 315 से लेकर के अनुच्छेद 323 तक में यह प्रावधान आपको देखने को मिलेगा। अर्थात जो 315 से 323 तक भाग 14 है वह संघीय लोक सेवा आयोग से, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़ा हुआ है, जिसे आप संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। और यहाँ पे जो अनुच्छेद 124 से 147 है भाग 5 में सर्वोच्च न्यायालय से जुड़ा हुआ आपको देखने को मिलेगा। ये जो महाधिवक्ता, ये आप महाधिवक्ता की जो बात कर रहे हैं, दो आपको महान्यायवादी और महाधिवक्ता देखने को मिलते हैं। ये जो महाधिवक्ता है यह आपके भारतीय संविधान के पार्ट 6 में देखने को मिलेगा। राज्य सरकार का वकील या फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट माना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में इसकी चर्चा होती है। और जितने भी प्रावधान आप महान्यायवादी के लिए पढ़ते हैं अनुच्छेद 76 में जितने भी प्रावधान दोस्तों आप पढ़ते हैं वो सारे प्रावधान आपको याद रखना है। राज्य की स्तर पे महाधिवक्ता से आप जोड़ सकते हैं। ये एक ही आप देखेंगे इतना लाजवाब ये वीडियो होगा, इतना लाजवाब आप देखेंगे ये क्लास होगी कि आपको यह भरोसा ही नहीं होगा कि भारत के जितने भी संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वह आपके सब बिल्कुल तैयार होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक प्रश्न होगा और हम आपको लगभग सभी अनुच्छेदों को ऐसे ही चारों विकल्प को बता देंगे। तो इस प्रश्नों की श्रृंखला के माध्यम से पूरे संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण आपके अनुच्छेद हैं सब एक बार में दोस्तों तैयार हो जाएंगे। इसका सही सुमेलित है निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखें। ये प्रश्न सारे आपके प्रीवियस परीक्षा में दोस्तों आए हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सब परीक्षा के आए हुए प्रश्न हैं। यह याद करके आपको आंसर देना है और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने से प्रयास करके आंसर देते रहना है कि आपकी तैयारी कहां तक है, आपके यहाँ पे आंसर कितने सही हो रहे हैं। जो भी प्यारे साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं इस प्रश्न का आंसर करिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है। आर्टिकल 17 की बात हो रही है। आप जानते हैं कि यदि आर्टिकल 17 की बात हो रही है तो भारतीय संविधान के भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान देखने को मिलता है। और मौलिक अधिकार अभी वर्तमान में आप देखेंगे तो 6 प्रकार के अधिकार यहाँ पे नागरिकों को प्राप्त हैं। इस 6 प्रकार के अधिकार में जो पहला प्रकार का यहाँ पे बात होता है राइट टू इक्वलिटी की यदि बात करेंगे तो वह आपको दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 में देखने को मिलता है। यदि राइट टू इक्वलिटी की बात करें तो अनुच्छेद 14 से 18 में यह आपको देखने को मिलता है। यदि यहाँ पे देखेंगे तो इसी 14 से 18 के बीच में अनुच्छेद 17 है और अनुच्छेद 17 में आपसे पूछ रहा है कि क्या प्रावधान है। बहुत ही बढ़िया तरीके से किस भाग में है, कितने प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं, किसकी बात हो रही है, राइट टू इक्वलिटी
इसका आशय समता का अधिकार है। और यदि समता के अधिकार की बात हो रही है तो यहाँ पे आप देखेंगे एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात होती है, अर्थात दोस्तों यहाँ पे अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान है। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान यहाँ पे अनुच्छेद 17 में आपको देखने को मिलता है। किसी भी प्रकार से अस्पृश्यता का आशय छुआछूत से है, छुआछूत को समाप्त करने का प्रावधान यहाँ पे आप देखेंगे राज्य को यह दिया गया है कि राज्य के द्वारा या आप देखेंगे किसी भी व्यक्ति के द्वारा इस छुआछूत के प्रावधान को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण है, खूब परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। संविधान में ये तो कह दिया गया है कि छुआछूत के अंत का प्रावधान ये होगा, संविधान में इस बात को परिभाषित ही नहीं किया गया है कि छुआछूत होगी क्या। तो आपको मालूम रहे कि संविधान में इस शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी से सामाजिक दूरी बनाए, मानसिक दूरी बनाए, मनोवैज्ञानिक दूरी जिसको कहते हैं, तो यह मान लिया जाएगा कि वो छुआछूत वाली विचारधारा का है। इसका संबंध अनुच्छेद 17 से है, याद रखेगा। कानून के समक्ष समानता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में है। आप देख रहे हैं राइट टू इक्वलिटी की बात हो रही है। सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता की बात हो तो आप देखेंगे यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(1) में देखने को मिलता है। 16 लिखेंगे काम चलेगा। पदवियों का उन्मूलन यह आपको दोस्तों अनुच्छेद 18 में देखने को मिलेगा। देखना ने कितना बढ़िया प्रश्न ऐसे बनाते हैं, राइट टू इक्वलिटी से ही प्रश्न है। चारों अनुच्छेद राइट टू इक्वलिटी के हैं। 14, 15 आप देख रहे हैं, 16, 17, 18 5 अनुच्छेद समता के अधिकार में है। उसमें से 4 उठा करके एक अनुच्छेद को दे दिया गया है और चारों में से पूछ लिया भैया किससे संबंधित है। बड़ा ही खूबसूरत आप देखेंगे ये प्रश्न है। इसका राइट आंसर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, आपसे कहा जा रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। ये मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूं और जब भी आप डीपीएसपी की बात करेंगे तो डीपीएसपी में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला यदि कोई प्रश्न है तो वो यही प्रश्न होता है। यदि हम लोग यहाँ पे बात करें कि वह अनुच्छेद कौन सा है, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा वह अनुच्छेद है जो राज्य सरकार को यह निर्देश देता है कि राज्य सरकार ग्राम पंचायतों का क्या करे, संगठन करे। ऐसी स्थिति में आपको यह याद रहे कि यह आपको डीपीएसपी में प्रावधान देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान के भाग 4 की बात हो रही है और यदि भारतीय संविधान के भाग 4 में आप देखेंगे तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में इसका प्रावधान देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 36 से 51 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान देखने को मिलता है और यह प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है, आप जानते हैं। यदि अनुच्छेद 40 की बात किया जाए तो अनुच्छेद 40 भैया बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जिसमें ग्राम पंचायतों के गठन संगठन का प्रावधान देखने को मिलता है। कभी भी पूछे कि ग्राम प्रधानी ग्राम पंचायत की बात करे और पूछे किस भाग में, तो भाग 4 में। किस आप देखेंगे यहाँ पे ग्राम पंचायत के संगठन का प्रावधान भाग 4 में किस जो है, जैसे विषय का नाम डायरेक्ट पूछ ले, चैप्टर का नाम डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद पूछे अनुच्छेद 40 दोस्तों याद रखेगा। अब ये जितने भी और अनुच्छेद आपको देखने को मिल रहे हैं सब बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे अनुच्छेद 32 यह भी फंडामेंटल राइट्स में संवैधानिक उपचारों के उपबंध में आप देखेंगे इसको भारतीय संविधान का बाबा साहब ने दिल आत्मा हृदय माना है। तो ये बड़ा ही दमदार आप देखेंगे अनुच्छेद है, भारतीय संविधान की आत्मा माना गया है। किसके द्वारा? बाबा साहब के द्वारा। अनुच्छेद 32 को किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकारों में कोई भी आप देखेंगे उपचार की आवश्यकता होगी, अर्थात हमारे आपके मौलिक अधिकारों को यदि प्रोटेक्ट करने की बात होगी, संरक्षण प्रदान करने की बात होगी, तो यह संरक्षण अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को पावर है। सुप्रीम कोर्ट हमारे आपके मौलिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करती है। यदि अनुच्छेद 48 की बात किया जाए तो अनुच्छेद 48 यहां आपको मैं पढ़ा चुका हूं। डीपीएसपी से रिलेटेड, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड सारे आर्टिकल्स मैंने आपको स्पेशली क्लास में पढ़ाए हैं। अनुच्छेद 48 में आप जानते हैं कि कृषि एवं पशुपालन के कृषि और दोस्तों यहाँ पे पशुपालन के प्रोत्साहन की बात होती है। जो भी दुधारू पशु हैं, गाय बछड़े या इन आप देखेंगे पशुओं के वध पर रोक का प्रावधान भी यहाँ पे अनुच्छेद 48 में आपको देखने को मिलता है। यह अनुच्छेद 48 जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में लगातार डीपीएसपी से ये संबंधित प्रश्न पूछा जाता रहता है। ये आर्टिकल 78 की यदि हम लोग बात करें तो आर्टिकल 78 में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे लाइबिलिटी या प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री के कर्तव्य या दोस्तों आप देखेंगे दायित्व का प्रावधान है। अर्थात प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या होगा, प्रधानमंत्री के जो दायित्व होंगे वो क्या होंगे, यही दोस्तों आपको देखने को मिलेगा अनुच्छेद 78 में बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सभी साथियों को याद रहे ये चारों ही आर्टिकल्स आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर बी होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 4 है। सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं और भारत की ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं
जिसमें डायरेक्ट संविधान के प्रश्न आते हों और अनुच्छेद से डायरेक्ट प्रश्न न आते हों। अब मेरा आपसे वादा है, इस पूरी क्लास में आपको याद रखना है, इस पूरी क्लास से आपको निश्चित तौर पे मेरा चैलेंज है कि आपको यूपीएससी में प्रश्न देखने को मिलेगा। 100% यहां से प्रश्न देखने को मिलेगा। इस सोच के साथ आपको इस क्लास को करना है। ये इतने महत्वपूर्ण यहां पे प्रश्न हैं। इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, यहां पे अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। बहुत खूबसूरत प्रश्न है। यहाँ पे राष्ट्रीय जो है आयोग की बात हो रही है, आपसे आर्टिकल्स पूछ रहा है और आर्टिकल्स में पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आयोग किसके लिए भैया, अनुसूचित जनजातियों के लिए, अर्थात जो भी यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात हो रही है। यदि शेड्यूल्ड कास्ट की बात किया जाए अर्थात एससी की बात किया जाए तो 89वां आप देखेंगे जो संविधान संशोधन अधिनियम है, 89वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की यदि बात किया जाए तो एससी के लिए आप देखेंगे राष्ट्रीय आयोग की बात होगी, वह अनुच्छेद 338 में आपको देखने को मिलेगा। यदि यहाँ पे एसटी की बात हो रही है, एसटी के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है वह अनुच्छेद 338 ए में देखने को मिलेगा। और वर्तमान समय में आपको यहाँ पे ओबीसी के लिए भी राष्ट्रीय, जो अन्य पिछड़ा वर्ग हैं इनके लिए भी राष्ट्रीय आयोग की बात होती है और यह आपको अनुच्छेद 338 बी में देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पे यह शेड्यूल्ड ट्राइब्स से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है, तो इस प्रश्न का दोस्तों आपको मालूम है कि आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का भैया आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। सभी साथियों को मालूम रहे कि यदि इस प्रश्न की बात होगी तो अनुच्छेद 300, जो अनुच्छेद आप देख रहे हैं यहाँ पे 338 का ए है, यह आपका क्या होगा, राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। तो आपको यह अनुच्छेद 338 एक याद रखना है। यदि एससी से पूछे तो 338, ओबीसी से पूछे तो अनुच्छेद 338 बी, ये भी ध्यान दीजिएगा। यहां से दो आर्टिकल मैं और बता रहा हूं जो महत्वपूर्ण है। यदि कभी पूछा जाए कि किस समुदाय को या किस जाति को, यह याद रखिएगा समुदाय या जाति की बात हो रही है, किस जाति को एससी या एसटी में आप देखेंगे एससी या एसटी में शामिल किया जा सकता है। यदि इसकी बात करें तो अनुच्छेद 341, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में यह प्रावधान आपको देखने को मिलेगा। और यह पावर होती किसके पास है, तो यह पावर दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान देना है, प्रेसिडेंट के पास यह पावर होती है। अर्थात भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 342 का प्रयोग करते हुए किस जाति को एससी कैटेगरी में, किस जाति को एसटी कैटेगरी में शामिल करना है, यह शक्ति आप देखेंगे, इसकी अधिसूचना जारी करने की शक्ति यहाँ पे महामहिम अर्थात राष्ट्रपति के पास होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा अनुच्छेद 341 यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। यदि इस प्रश्न में अनुच्छेद 16 की बात करें तो अनुच्छेद 16 निश्चित तौर पे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की बात होगी और लोक नियोजन में अवसर की समानता, अभी आपने पढ़ा सरकारी नौकरियों में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट लोक नियोजन की बात हो रही है, तो लोक नियोजन में आपको दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, अवसर की समानता की बात होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपको भैया यहाँ पे इस तरीके से यह लगाना है, अनुच्छेद 338 ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न का आंसर देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। यदि लोक सेवा जो है, लोक सेवा आयोग के कोई भी यह अनुच्छेद बताना है कि लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं उनको हटाने की, सदस्य को हटाने की बात हो रही है, आपको बताना है कि किस अनुच्छेद में ऐसा प्रावधान है। जब भी लोक सेवा आयोग की बात होगी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, भारतीय संविधान के जो भाग की बात करेंगे तो भाग 14 में देखने को मिलेगा। यदि अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 315 से लेकर के अनुच्छेद 323 तक इस तरीके से आपको यह देखने को मिलता है। और इस प्रश्न में आप देखेंगे तो इस प्रश्न की खूबसूरती क्या है कि इस प्रश्न में 315, 16, 17, 18 एक साथ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यदि इस प्रश्न को देखें तो इसमें 315, 316, 317, 318 एक साथ सब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे आपका 317 हो जाएगा। अनुच्छेद यहाँ पे आप देखेंगे 317 के माध्यम से जो लोक सेवा के सदस्य हैं उनको हटाने का प्रावधान है। यदि लोक सेवा सदस्य की नियुक्ति की बात हो कि जो इनके जो है सदस्य या अध्यक्ष है, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो इनकी नियुक्ति आप देखेंगे प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। और इनको जब हटाया जाता है तो ध्यान रखिएगा, खासकर इनके जो यूपीएससी के अध्यक्ष होते हैं, यूपीएससी को जो है यूपीएससी के अध्यक्ष को हटाने के लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोस्तों जांच की जाती है। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट जांच करती है और जब सुप्रीम कोर्ट जांच करती है उसके बाद आप देखेंगे यह अपनी रिपोर्ट किसको देती है, तो सुप्रीम कोर्ट जांच करके अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सौंपती है
और प्रेसिडेंट उसी रिपोर्ट के आधार पर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जो रिपोर्ट होगी, जो सुप्रीम कोर्ट की सलाह होगी, वो बाध्यकारी होती है। याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट जो भी जांच करके यहाँ पे अपना सलाह दे देगी, उसी सलाह के आधार पर यहाँ पे यूपीएससी के अध्यक्ष को हटाने के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा निर्णय ले लिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी दोस्तों को ध्यान रहे। इनका जो कार्यकाल होता है, इनके अध्यक्ष और सदस्यों का, ये कार्यकाल बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। 6 वर्ष या दोस्तों यहाँ पे 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होता है। यह भी परीक्षा में आपसे खूब पूछा जाता है। संघ लोक सेवा आयोग की बात करिए तो यह संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान मैंने आपको बताया कि भाग 14 में देखने को मिलता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आपका अनुच्छेद 317 है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 6 का आंसर देखिएगा। प्रश्न संख्या 6 में थोड़ा सा आप देखेंगे जो ऑप्शन है उसमें हल्की सी थोड़ी सी कमी है, अभी हम लोग उसको सुधार लेंगे, लेकिन प्रश्न बड़ा ही दमदार है, परीक्षा में खूब पूछा जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद की बात हो रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जिसमें यह प्रावधान है, जिसमें दोस्तों यह प्रावधान है कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? ये आपको बताना है। बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। यदि हम लोग बात करें तो भारतीय संविधान के यदि भाग 17 की बात करेंगे तो भारतीय संविधान के भाग 17 में राजभाषा से संबंधित प्रावधान है। और ये जो राजभाषा से संबंधित प्रावधान आपको देखने को मिलते हैं, यह प्रावधान अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद आप देखेंगे 351 तक में यह पूरा राजभाषा से संबंधित प्रावधान भाग 17 में आपको देखने को मिलते हैं। यदि इस प्रश्न में देखा जाए तो अनुच्छेद 349, 350, 350, 351 है। इस प्रश्न का आंसर आप देखेंगे यदि यहीं पे ए लगा दिया जाए अनुच्छेद 350 ए, तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही बी हो जाएगा। अर्थात किसी भी प्रकार से जो प्राथमिक शिक्षा है यदि वो मातृभाषा में दिया जाए तो मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देने का जो प्रावधान है वह 350 के ए में आपको देखने को मिलता है। तो सभी साथियों को याद रहे कि 300 आप देखेंगे 50 ए की यहाँ पे बात की जा रही है। सभी दोस्तों को ध्यान रहे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर 350 ए बी हो जाएगा। यदि हम लोग आगे बढ़ें तो आप देखेंगे हिंदी को बढ़ावा देना, ये भी कई बार परीक्षा में पूछता है। हिंदी को आप देखेंगे बढ़ावा देने का, हिंदी को प्रोत्साहित करने का जो प्रावधान है वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो हिंदी को जो बढ़ावा देने का, प्रोत्साहित करने का प्रावधान है वह भारतीय संविधान के आप देखेंगे अनुच्छेद 351 में आपको देखने को मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये सारे के सारे आर्टिकल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि कभी पूछे कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो कामकाज का लैंग्वेज है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के कामकाज का लैंग्वेज किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है, तो देखिएगा अनुच्छेद 348 भी कभी कभी पूछ लेता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 348 यह प्रावधान करता है कि चाहे वह भैया सुप्रीम कोर्ट हो आपकी, चाहे वह यहाँ पे हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो कामकाज की भाषा होगी वो कामकाज की भाषा आपकी यहाँ पे क्या होगी? इंग्लिश होगी। और यह आपका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। साथियों ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए, ये सारे प्रश्न आपको याद रखिएगा। इसमें से इस क्लास में से मेरा चैलेंज है, एकदम मेरा वादा है कि आपको यूपीएसआई में प्रश्न देखने को मिलेगा। और यदि नहीं मिला तो आप देखेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको यहाँ पे प्रश्न देखने को ना मिले। अनुच्छेद से 100% प्रश्न आएगा। ये दोस्तों एकदम विश्वास के साथ, भरोसे के साथ पढ़िएगा। दमदार क्लास है, इस क्लास को बहुत ही गंभीरता से लीजिएगा। हो सके तो 2 बार 3 बार इसको क्या करिएगा? रिवाइज करने का यहाँ पे प्रयास करिएगा। इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य की बात हो रही है कि भैया भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य आप देखेंगे शामिल हैं। आपको सबसे पहले तो यही मालूम है कि ये जो मूल कर्तव्य का प्रावधान है यह मूल संविधान में शामिल नहीं था। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको क्या किया गया? मूल कर्तव्य में शामिल किया गया। यदि इस प्रश्न का हम लोग आंसर देखें तो भैया आपको यह छोटी चीजें बिल्कुल मालूम है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश, आपको दोस्तों यहां पे ध्यान रखना है कि सरदार जो स्वर्ण सिंह समिति है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में यह मौलिक कर्तव्य का प्रावधान जोड़ा गया। यह मौलिक कर्तव्य का प्रावधान आप देखेंगे रूस के संविधान से बिल्कुल प्रेरित है और भारतीय संविधान में एक नया भाग बना करके, वह नया भाग आप जानते हैं 4 क, और एक नया अनुच्छेद बना करके वह अनुच्छेद आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा?
वह अनुच्छेद आपका यहाँ पे 51 क है। इसी को क कहिए, ए कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यह अनुच्छेद 51 क बना करके इस मौलिक कर्तव्य के प्रावधान को दोस्तों क्या किया गया, शामिल किया गया। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे आपका आर्टिकल 51 का ए हो जाएगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। किस वर्ष में, किस संविधान संशोधन में, किस की सिफारिश पर, किस देश से प्रेरित होकर के कौन सा भाग, कौन सा अनुच्छेद, यह सब मौलिक कर्तव्य के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि कभी पूछे कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं, तो यह भी दोस्तों यहाँ पे याद रखेगा। वर्तमान में 11 आपके मौलिक कर्तव्य हैं और टोटल 11 मौलिक कर्तव्य में जो 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य है यह दोस्तों 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 में जोड़ा जाता है। और इसमें 6 से 14 वर्ष तक के आप देखेंगे जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को यहाँ पे जो अभिभावक हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो शिक्षा उनको प्रदान कराएं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखा जाए, बढ़ा जाए। ध्यान रख करके ये पढ़िएगा। इतने इत्मीनान से, आराम से आपको एक एक शब्द समझा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि यह निश्चित तौर पे एग्जाम में आपको यहां से देखने को प्रश्न मिलेंगे। भारतीय संविधान में कह रहा है कि अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद, तो आप देखेंगे ये कई बार परीक्षा में पूछा है, इसलिए यह प्रश्न आपको जितने भी प्रश्न हैं उसमें 2-3 बार यह आपको रिपीट होते हुए देखने को मिलेगा। कई बार एग्जाम में यहां से प्रश्न आता है। अनुच्छेद 17 बढ़िया से हम लोगों ने चर्चा की कि अनुच्छेद 17 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, छुआछूत के अंत का प्रावधान है, याद रखिएगा। यदि यहाँ पे जो दिए गए अन्य आपके विकल्प हैं, इसमें अनुच्छेद 15 की बात किया जाए तो अनुच्छेद 15 भेदभाव के, आप देखेंगे भेदभाव के अंत का प्रावधान करता है, या यूं आप समझिएगा कि भेदभाव के अंत की बात करता है। वो भी किस आधार पर, तो वह 5 आप देखेंगे आधार पर या 5 प्रकार से भेदभाव के अंत का प्रावधान करता है। अर्थात धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर, इन 5 आधार पर भेदभाव न करने का आप देखेंगे जो प्रावधान है, वो भेदभाव न करने का प्रावधान दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे यह आपके अनुच्छेद 15 में देखने को मिलता है। यह अनुच्छेद 16 की यदि बात किया जाए तो अनुच्छेद 16 में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे लोक नियोजन में अवसर की समानता है। लोक नियोजन को इंग्लिश में आप देखेंगे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जिनको आम बोलचाल की भाषा में आप कहते हैं सरकारी नौकरी। लोक नियोजन में आप देखेंगे, लोक नियोजन में अवसर की जो समानता है, अवसर की समानता की यहाँ पे दोस्तों क्या होती है, बात होती है। उसके साथ साथ जो अनुच्छेद 18 है, अनुच्छेद 18 में आप जानते हैं कि उपाधियां, जो यहाँ पे उपाधियां हैं, इन उपाधियों के अंत का प्रावधान है। उपाधियों के आप देखेंगे अंत का प्रावधान यहाँ पे अनुच्छेद 18 में है। और इसमें 2 अपवाद हैं, एक शिक्षा का क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि दी जा सकती है, और आप देखेंगे एक सेना का क्षेत्र, सेना के क्षेत्र में भी दोस्तों उपाधि दी जा सकती है। तो ये दोनों क्षेत्र को छोड़ करके भारत में किसी भी आप देखेंगे क्षेत्र में उपाधि नहीं दी जा सकती है। इंड ऑफ टाइटल्स का यहाँ पे प्रावधान है अनुच्छेद 18 में। सब के सब मौलिक अधिकार के, समता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद हैं। चर्चा इन पे ध्यान से समझ के करिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार की बात हो रही, बहुत खूबसूरत प्रश्न है। ये शब्द मैंने आप देखेंगे मैंने आपको पढ़ाया, यह क्लास हो चुकी है। जो बच्चे ना देखे हों वो क्लास जा करके सर्च करके देख लेंगे। डीपीएसपी के साथ साथ जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो आपके मूल विधि के प्रश्न हैं, और यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब अलग से सेक्शन, ये सब अलग से चैप्टर के प्रश्न आपको कराए जा चुके हैं अलग वीडियो में, उसको जाकर के रिवाइज करिएगा, बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया गया है। तो ध्यान रहिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लास है और बड़े ही इंपॉर्टेंट आपके ये प्रश्न हैं। यदि हम लोग देखें तो अनुच्छेद 48 से अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 21 की बात हो रही है, और पूछ रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन आपको कहां पे देखने को मिलता है, किस अनुच्छेद से भैया यह संबंधित है। तो अभी आपने देखा कि ये जो अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 51A हो जाएगा। सभी प्यारे साथियों को ध्यान रहे कि अनुच्छेद 51A में यह हमारे आपकी मौलिक कर्तव्य में शामिल किया गया है। यह हमारा आपका मौलिक कर्तव्य है कि हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, सुरक्षा करें। और ये जो प्राकृतिक शब्द आप देख रहे हैं, यदि यही प्राकृतिक शब्द हटा दिया जाए तो पर्यावरण की संरक्षण, सुधार या वन्य जीवों में रहने वाले जीवों को संरक्षित करने का प्रावधान यहाँ पे डीपीएसपी में भी अनुच्छेद 48(1) में आपको देखने को मिलता है। सिर्फ यही एक शब्द, मात्र प्राकृतिक शब्द लगा है, इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे अनुच्छेद 51A हो रहा है। यदि प्राकृतिक शब्द को हटा दें तो यही आप देखेंगे आंसर आपका डीपीएसपी से संबंधित हो जाएगा।
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित हो जाएगा। इतना आप देखेंगे, मात्र एक शब्द से आपका आंसर बदल जाएगा। ध्यान रहे, सिर्फ पर्यावरण के संरक्षण, वन्य जीवों में रहने वाले जीवों की रक्षा की बात होगी तो वह अनुच्छेद 48A डीपीएसपी होगा, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। लेकिन यदि बात हो प्राकृतिक पर्यावरण की तो वह आपको फंडामेंटल ड्यूटीज में, हमारा आपका मौलिक कर्तव्य है कि हम लोग अपने पर्यावरण को, प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षा करें, वन्य जीवों में रहने वाले जीवों की यहाँ पे हिफाजत करें। और ये याद रखिएगा, जो अन्य आपके आर्टिकल्स हैं, जैसे अनुच्छेद यहाँ पे 56 की बात हो रही है, तो ये बात करता है कि प्रेसिडेंट का, जो राष्ट्रपति महोदय हैं, उनका सामान्यतः कार्यकाल कितना होगा। तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। और इस अनुच्छेद में आपको बताया गया है कि यदि 5 वर्ष का उनका कार्यकाल है तो 5 वर्ष के पहले भी उनकी पद, आप देखेंगे, पद रिक्ति हो सकती है, जिसमें आप देखेंगे कई प्रावधान देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी इसमें आगे प्रश्न आएगा तो हम लोग करेंगे। इसको बस इतना याद रखिएगा कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, उनके टेन्योर पीरियड, उनके टाइम ड्यूरेशन से संबंधित है। सामान्यतः 5 वर्ष का उनका कार्यकाल होता है। अनुच्छेद 21 यहाँ पे कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। पूरे संविधान का सबसे दमदार, सबसे व्यापक जो अनुच्छेद है वह आपका आर्टिकल 21 है। आए दिन हर महीने, 2 महीने, 4 महीने में सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आता है और उस जजमेंट के माध्यम से आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से यह देखने को मिलता है कि भैया अनुच्छेद 21 में यह भी जोड़ दिया गया। जैसे अभी हाल फिलहाल में एक जजमेंट आया था कि प्रत्येक व्यक्ति का जो सोशल मीडिया है, प्रत्येक व्यक्ति का सोशल मीडिया पर होना या सोशल प्लेटफॉर्म को यहाँ पे इस तरीके से यूज करना, यह उसके मौलिक अधिकार में, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 में शामिल है। अगर गांव का किसान भी चैटिंग खेलना चाहता है, व्हाट्सएप, फेसबुक ये सब चलाना चाहता है, तो निश्चित तौर पे उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करने का आर्टिकल 21 उसको क्या है, पूरी तरीके से इजाजत देता है। यह उसके राइट टू लाइफ अर्थात जीवन के अधिकार में शामिल है। तो बहुत सारे आप देखेंगे यहाँ पे प्रावधान है, ये सब आपके अनुच्छेद दमदार है, परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। ये देखिएगा, प्रश्न अपने आप में बहुत बेहतरीन प्रश्न है। आपसे कहा जा रहा है, एक तरफ अनुच्छेद है, दूसरी तरफ आप देखेंगे उससे संबंधित यहाँ पे क्या है, आपके अनुच्छेद दिए गए हैं, उपबंध दिए गए हैं। एक तरफ यहाँ पे भारत के संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, कौन कौन से अनुच्छेद हैं, और एक तरफ आप देखेंगे उसमें शामिल विषय हैं, कौन कौन से विषय हैं। आइए दोस्तों, इसका राइट आंसर देखने का प्रयास करते हैं। यदि अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 की बात करें तो अभी आपने 17 को 2-3 बार देखा कि अनुच्छेद 17 आप देखेंगे इंपॉर्टेंट है, और अनुच्छेद 17 में आपने एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी देखा। अनुच्छेद 15 अभी मैंने बताया कि भेदभाव का अंत करता है, और यह भेदभाव का अंत यहीं से देख लीजिएगा कि धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह अनुच्छेद 15 में है। फिर कहा जा रहा है भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों का समान संरक्षण, यह अनुच्छेद आप देखेंगे 14 में देखने को आपको मिलता है। यदि यहाँ पे बात किया जाए आगे तो कह रहा है अस्पृश्यता का अंत। अभी मैंने आपको 2-3 बार पढ़ाया कि जो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, यह अस्पृश्यता का अंत आपको अनुच्छेद 17 में देखने को मिलता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जो आपका बच जा रहा है वह जाहिर सी बात है कि इससे आप यहाँ पे लगा देंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अर्थात सरकारी नौकरी में यहाँ पे समानता की बात अनुच्छेद 16 के माध्यम से की जाती है। इसी तरीके से आप यहाँ पे एग्जाम में भी इसको क्या करेंगे, मैच कराएंगे और आप अपने राइट आंसर देंगे। तो पहले का जो दूसरा हो जाएगा, पहले का दूसरा यदि देखा जाए तो ए और सी में है, इसका मतलब कि आपका ये दोनों विकल्प कट गया। दूसरे का आप देखेंगे पहला, तो दूसरे का पहला अर्थात बी का आप देखेंगे ए है, और फिर सी की बात किया जाए तो सी का 4 है और डी का 3 है। ऐसे ही आप एग्जाम में भी क्या करेंगे, इसको मिला करके अपना एग्जाम में सही प्रश्न बना सकते हैं। ये सारे प्रश्न ध्यान दीजिएगा, ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा में निश्चित तौर पे यहीं से प्रश्न बनेंगे, और ये सब इतने ललनटाप प्रश्न हैं कि सब प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं, और ऐसे ही दमदार प्रश्न आपके बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। ये मत सोचिएगा ये दरोगा के बहुत ऊपर वाले एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। तो आपको जो प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पे प्रस्तुत की जा रही है वो इतने आसान भी नहीं है। दरोगा के प्रश्न हैं या दरोगा के ऊपर, जैसे आप देखेंगे आरओ, एआरओ, यूपीपीसीएस, सीडीएस, या आप देखेंगे यूपीएससी से आए हुए प्रश्न कुछ यहाँ पे शामिल किए गए हैं। सब दमदार प्रश्न हैं और यहीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे भी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा जाए। इसका आंसर बताइएगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। बहुत खूबसूरत आप देखेंगे ये आपका आर्टिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप देखेंगे आर्टिकल है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आपके दोस्तों एग्जाम में ये सब प्रीवियस ईयर आए हुए क्या है प्रश्न है, इसको ध्यान से बताइएगा। यदि अनुच्छेद 355, 356, 352, 360 की बात करें,
ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाए, नहीं भी आता होगा तो आप देखेंगे तब भी बच्चा आंसर कर लेगा। कैसे? यदि आप देखें तो यहाँ पे अनुच्छेद 352 की बात हो रही है, 356, 360। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 18 में यहाँ पे आपातकाल का उपबंध है। तो भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकाल का दोस्तों क्या है? आपातकाल का प्रावधान है। यदि आपातकाल का प्रावधान देखें तो यहाँ पे अनुच्छेद आपको देखने को मिलता है अनुच्छेद 352 से। यह अनुच्छेद जो आप देखेंगे अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक। और ये जो आपातकाल का प्रावधान वो 3 प्रकार का है। एक आप देखेंगे नेशनल इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी जिसको यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। एक आप देखेंगे यहाँ पे जो प्रेसिडेंट रूल होता है, अर्थात राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है। और एक फाइनेंशियल आप देखेंगे इमरजेंसी होती है जिसको वित्तीय आपातकाल के रूप में आप जानते हैं। तो 352, 356, 360 तो ऐसे ही आप जानते हैं। अब जो बच गया वो आपका भैया यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। हालांकि है ये उसी पार्ट का हिस्सा, क्योंकि 355, 352 से 360 के जस्ट बीच में आप दो को देखने को मिलेगा। लेकिन बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करने की जिम्मेदारी, जो दायित्व है, वो किसके कंधों पर होती है? यह भारत सरकार के कंधों पर होती है। और यदि भारत सरकार के कंधों पर यह दायित्व है कि वह किसी भी राज्य की बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से रक्षा करे, तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे यहाँ पे यह प्रावधान अनुच्छेद 355 में आपको देखने को मिलता है। ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो आप बिना पढ़े भी आप देखेंगे कुछ प्रश्न यहाँ पे बना सकते हैं। सिर्फ जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर देंगे, आपका काम जो है एग्जाम में बन जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिकी शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पे इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। बड़ा ही अच्छा आप देखेंगे अनुच्छेद है। राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी होती है। आपको याद रखना है कि जो भी भारत में राज्य आप देखेंगे सरकारें हैं, जैसे 28 राज्य हैं, तो ये जो राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकार इस प्रकार से अपने कार्य को करते हैं या इस प्रकार से अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे, कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे कि केंद्र सरकार के आप देखेंगे जो भी केंद्र सरकार के नियम कानून हैं, अर्थात केंद्र सरकार द्वारा जो नियम कानून लागू किए गए हैं, किसी भी प्रकार से उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। अर्थात इनके किसी काम से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के काम में कोई भी आप देखेंगे बाधा नहीं आनी चाहिए। यही दोस्तों आपसे पूछ रहा है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे अब आपको यहाँ पे एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न मिल जाए तो आपको कैसे छांटना है ये भी समझिएगा, विकल्प को कैसे छांटेंगे। अभी आपने देखा 355 में आपको प्रावधान देखने को मिला कि 355 में जो प्रावधान है वो 355 में प्रावधान है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि राज्यों में बाह्य आक्रमण आंतरिक अशांति से सुरक्षा करें। फिर अनुच्छेद 356 आपने देखा, अनुच्छेद 356 में आपने ये पाया कि भैया यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल की बात हो रही है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है। अब यहाँ पे 2 आपके वैसे ही एलिमिनेट हो गए, 2 ऑप्शन, अब बचे 2। तो यहाँ पे अब आप विकल्प मान लीजिए किसी भी विकल्प के साथ जाते हैं तो 50-50% चांस होता है कि आपके आंसर क्या हो, सही हो। हालांकि जो अनुच्छेद 258 है, इसमें यह जिम्मेदारी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यदि चाहे तो अपनी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट को दे सकता है और अपने विषय पर कानून बनाने का पावर दे सकता है। अर्थात जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्य हैं वह कार्य अनुच्छेद 258 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कार्य राज्य सरकार को सौंप सकता है। यह अधिकार दे सकता है कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट के विषय पर आप कानून बना करके इस कानून को यहाँ पे पारित करिए, इस पर काम कर दीजिए। यदि यही अनुच्छेद 258A कर दें तो अनुच्छेद 258A करते ही यह मामला आप देखेंगे पलट जाएगा। अनुच्छेद 258A में यह प्रावधान है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर आप देखेंगे दे सकता है या रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप राज्य सूची के विषय पर कानून बना करके यहाँ पे इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो ये बड़े ही तीनों देखिए, तीनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। जो बच गया वही आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक एक अनुच्छेद को मैं विधिवत आराम से इत्मीनान से पढ़ा दे रहा हूं, इससे बाहर परीक्षा में प्रश्न नहीं आएगा अनुच्छेद से। ये वीडियो आप देखेंगे आपको पॉलिटी से 4 से 5 प्रश्न जो सीधे हुबहू अनुच्छेद वाले हैं वो 4 से 5 प्रश्न आपको यहाँ पे एक ही वीडियो में सही करा देगा। इतना दोस्तों आपसे वादा है, इतना ये महत्वपूर्ण आप देखेंगे आपका यह क्लास है, इसको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़िए। और जो भी प्यारे साथी आप देखेंगे जुड़े हुए हैं, क्लास को लाइक करने में कंजूसी नहीं करना है। सभी साथियों को क्लास को बेहतरीन तरीके से लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को साझा करना है। देखिएगा आपके लिए इतनी मेहनत होती है तो इसी मानसिकता, इस सोच से होती है कि क्लास आपको पसंद आएगी। और जो भी हमारे प्यारे साथी हैं
अपना प्यार और समर्थन इस क्लास को निश्चित तौर पे बनाए रखेंगे। तो ये सोच, इस विचार के साथ आपके समक्ष ये बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला प्रस्तुत की जाती है। हमेशा इस बात का ख्याल रखिएगा कि यह आपकी जिम्मेदारी है कि इस क्लास को आप कितना स्पेशल बनाएंगे, और यह आपकी क्लास है, इसको लाइक करना, शेयर करना भी आपकी ही जिम्मेदारी है, आपका ही दायित्व है। आइए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यदि 13 की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम आयु के, यही आपको यहाँ पे 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक को, कोई भी बालक हो जो 14 वर्ष से कम उम्र का होगा, किसी कारखाने या खान या काम करने के लिए आप देखेंगे नियोजित नहीं किया जाएगा, किसी अन्य परिसंकट नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। ये आप आंसर जानते हैं, ये कई बार हमने पढ़ा है, फंडामेंटल राइट्स मैंने उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न कराएं तो भी आपको यह देखने को मिलेगा कि जब भी हम लोग फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स आपके पार्ट 3 भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में देखने को मिलता है। यहाँ पे एक प्रावधान है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यदि शोषण के आप देखेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात किया जाए तो शोषण के विरुद्ध दोस्तों यहाँ पे अधिकार की बात आपको देखने को मिलेगा। और यदि शोषण के विरुद्ध अधिकार आप देखेंगे तो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद आप देखेंगे दोस्तों 24 की बात होगी। यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आर्टिकल यहाँ पे 14 होगा। आप भी बढ़िया कमेंट कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से दोस्तों आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आपका यहाँ पे क्या होगा, आर्टिकल 24 होगा। ध्यान ये रखना है कि जो आर्टिकल 24 है इसमें कहता है 14 वर्ष से कम उम्र के जितने भी बालक हैं किसी भी खतरनाक स्थान पे नियोजन में नहीं लगाए जा सकते हैं। किसी भी खतरनाक स्थान में आप देखेंगे नियोजन में ये आपके दोस्तों काम में नहीं लगाए जा सकते हैं। अनुच्छेद जो 23 है यह बलात् श्रम पर प्रतिषेध करता है। यह बलात् श्रम पर आप देखेंगे प्रतिषेध करता है। बलात् श्रम पर प्रतिषेध के साथ साथ आप देखेंगे यह मानव दुर्व्यापार की बात करता है कि जो मानव दुर्व्यापार है इस पर प्रतिबंध की बात करता है। तो अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक अनुच्छेद और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर अनुच्छेद 368। हालांकि अनुच्छेद 330 भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यदि अनुच्छेद की, ये तो कोई अनुच्छेद है ही नहीं संविधान में, तो ये आप देखेंगे अपने आप में ही गलत है। अनुच्छेद 368 यहाँ से प्रश्न जो पूछता है, भारतीय संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन का प्रावधान है। और संविधान को संशोधन करने का जो प्रावधान है, यह संविधान संशोधन का प्रावधान निश्चित तौर पे आपको देखने को मिलेगा कि संविधान संशोधन की जो एकमात्र शक्ति है, यह संविधान संशोधन की एकमात्र शक्ति दोस्तों यहाँ पे संसद को प्राप्त है, पार्लियामेंट को प्राप्त है। और पार्लियामेंट स्पेशल मेजॉरिटी विशेष बहुमत से संविधान का संशोधन करती है। अनुच्छेद 368 की बात हो रही है। यदि देखा जाए तो अनुच्छेद 368 की बात हो रही है, यहाँ पे इस तरीके से भाग 20 संविधान संशोधन का जो प्रावधान है यह भारतीय संविधान में साउथ अफ्रीका से लिया गया है। यह भी याद रखेगा, यह भी परीक्षा में दोस्तों पूछा जा सकता है। आज थोड़ा सा जिस स्टूडियो में क्लास चल रही है, थोड़ा सा एसी में आप देखेंगे कमी है, इस वजह से स्टूडियो में गर्मी बहुत रहती है। कभी आप लोग जो है जल्दी से सिलेक्ट हो जाइए, कंधे पे सितारा सजा लीजिए, तो आइए मुलाकात हो, आप लोगों का स्वागत हो। यहाँ पे दिखाया जाए कि देखिए यही स्टूडियो है जहाँ से लगातार आप लोगों को पढ़ाया जा रहा था। और कभी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाती है तो यहाँ पे गर्मी बहुत लगती है ना। तो आज की क्लास थोड़ी सी इस तरीके से है कि हल्का सा जो एसी है वो साथ नहीं दे रहा है, लेकिन आपका इतना प्यारा साथ और सहयोग है कि किसी भी प्रकार की जो समस्या है वो रोक नहीं सकती है। और ये क्लास अनवरत चलती रहेगी तब तक जब तक कि आप बेहतरीन तरीके से सेलेक्ट न हो जाएं। तो समस्याएं तो आती रहेंगी, संघर्ष है ही, वो चाहे किसी का भी जीवन हो। और समस्याएं, संघर्ष जो हैं उनको खूबसूरत बना करके मस्ती के साथ बस आगे बढ़ते चले जाना है। गर्मी ही तो लग रही है, आपके सिलेक्शन से यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यदि आप सिलेक्ट हो गए, इस क्लास से मैक्सिमम प्रश्न आपको देखने को मिल गए, तो यह आप देखेंगे इस तकलीफ का कोई मोल नहीं है। ये बिल्कुल आप देखेंगे नगण्य है, निग्लेक्जिबल है। तो मस्ती से पढ़ते रहिए, बेहतरीन क्लास है। इस क्लास को लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये इत्मीनान से हम इसलिए पढ़ा रहे हैं और एक एक अनुच्छेद इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहां से परीक्षा में आपको जो प्रश्न देखने को मिलेंगे निश्चित तौर पे वह ऐसे ही प्रश्न आएंगे। जरूर आप देखेंगे एग्जाम में यहां से प्रश्न आपको मिलेंगे देखने को। कह रहा है संघ का यह कर्तव्य होगा कि बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। अभी आपने देखा, ये देखिए कितनी बार ये प्रश्न पूछा है आपकी परीक्षा में, 2 बार ये प्रश्न आपके परीक्षा में रिपीटेड है। अनुच्छेद 355 की बात कर रहा है। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो अब आपको दोस्तों यहाँ पे याद रहे
अनुच्छेद 355 की बात की जा रही है। अनुच्छेद 325 अभी आपने देखा कि अनुच्छेद 325 यहाँ पे निर्वाचन आयोग से संबंधित है और अनुच्छेद 325 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य का, जितने भी भारत में राज्य हैं, प्रत्येक राज्य का एक अपना निर्वाचक नामावली होगा। इस निर्वाचक नामावली की बात होती है तो निर्वाचक दोस्तों जो नामावली है, यह निर्वाचक नामावली आपको दोस्तों ध्यान रखना है। इसी को इंग्लिश में आप वोटर लिस्ट कहते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रत्येक राज्य का एक वोटर लिस्ट होगा। यह प्रावधान आप देखेंगे अनुच्छेद 325 में देखने को मिलता है, जिसमें कहता है धर्म, जाति, लिंग और जन्म जो है धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, इन सब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो ये अनुच्छेद 325। अनुच्छेद 215 बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे आर्टिकल 215 जो है यह हाई कोर्ट से संबंधित है और हाई कोर्ट में एक पावर इसके पास होती है जिसको आप कहते हैं अभिलेखीय न्यायालय, कोर्ट्स ऑन रिकॉर्ड। तो यहाँ पे अनुच्छेद 315 में अभिलेखीय न्यायालय की बात हो रही है। अभी हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित बहुत सारे अनुच्छेद आएंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि अभिलेखीय न्यायालय का आशय क्या है। सामान्यतः जो इनके द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिए जाते हैं वह एक प्रकार से सेव करके, सुरक्षित करके रखे जाते हैं ताकि वह नजीर, साक्ष्य अर्थात एविडेंस के रूप में क्या किए जाएं, अन्य जो उससे संबंधित जुडिशरी है उससे नीचे की, उसको इस समक्ष साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जा सकें। तो ये अनुच्छेद आप देखेंगे 215 बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। 275 की बात हो तो यह केंद्र राज्य आप देखेंगे संबंध में विधायी संबंध की बात करता है और केंद्र राज्य संबंध में, विधायी संबंध में आप देखेंगे तो जाहिर सी बात है जो केंद्र सरकार के साथ, केंद्र सरकार के द्वारा सहायता, अनुदान दी जाती है राज्यों को, उसकी दोस्तों यहाँ पे बात करता है। बढ़िया प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए ये भी दमदार प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न भी आपने किया, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तरफ कह रहा भैया अनुच्छेद है, सूची फर्स्ट में आपसे अनुच्छेद की बात कर रहा है, सूची सेकंड में यहाँ पे विषय दे रहा है, प्रावधान दे रहा है। आइए इसका आंसर देख लिया जाए कि क्या इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे बहुत ध्यान से इसको क्या करना है, मिलाना है। कह रहा अनुच्छेद 16, तो अनुच्छेद 16 आपने देखा कि जो अनुच्छेद 16 है यह जाहिर सी बात है, कह रहा है कि किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित या राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। ये आप देखेंगे पहले का नहीं है। यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि उसके वंश, धर्म के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति में, ये देखिएगा अनुच्छेद 16 की बात किया जाए तो सार्वजनिक नियुक्ति की बात हो गई। यदि सार्वजनिक किसी व्यक्ति की नियुक्ति हो रही है तो किसी भी आधार पर, यहाँ पे इन सब आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अभी जो परीक्षा पेट की हुई थी वहां से एग्जैक्ट 16 जो अनुच्छेद 16(2) है, यह अनुच्छेद 16(2) से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। यह पेट की भी परीक्षा में इसी तरीके का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसमें आप देखेंगे तो 16(2) में ये है। फिर आप जानते हैं अनुच्छेद 29 और 30 कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की बात करता है। यह कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की बात करता है और जब आप कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स को देखेंगे तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात होती है, जबकि अनुच्छेद 30 में कहता है कि जो भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं वह अपने शिक्षण संस्थानों को स्थापित और प्रशासित कर सकते हैं। तो आइए देखा जाए कि यहाँ पे स्थापित और प्रशासित करने की जो बात हो रही क्या है। किसी भी प्रकार से नागरिक को धर्म, जात, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित या राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से जो वंचित नहीं किया जाएगा। ये आपको दोस्तों देखने को मिलेगा। 29B की बात किया जाए तो यह 29B में आपको यहाँ पे प्रावधान देखने को मिलता है। ये देख लीजिएगा अनुच्छेद यहाँ पे आप देखे जाए 30 की बात करें तो सभी अल्पसंख्यक को, चाहे वो धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर, अनुच्छेद 30 में 2 प्रकार से यहाँ पे अल्पसंख्यक की परिभाषा में 2 ही प्रकार जोड़ा गया है। अल्पसंख्यक उन्हें माना जाता है जो भाषा के आधार पर कम हो, अर्थात ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड ऑन द बेसिस ऑफ जो है रिलीजन, धर्म के आधार पर जो कम होते हैं। इन्हीं 2 आधारों पर अनुच्छेद 30 में यहाँ पे कहता है कि इन्हीं 2 आधारों पर अल्पसंख्यक मानता है। तो कहना है कि चाहे वो धर्म के आधार पर हो, चाहे भाषा के आधार पर हो, इनकी आप देखेंगे शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित और उन्हें संचालित करने का, प्रशासित करने का अधिकार यहाँ पे अनुच्छेद इस 30 में है। सी का सी आप देखेंगे, सी का तीसरा हो जाएगा, अर्थात पहले का आप देखेंगे दूसरा हो गया, दूसरे का आप देखेंगे यहाँ पे चौथा हो गया, तीसरे का आप देखेंगे यहाँ पे सी हो गया, और ये जो चौथा है डी, इसमें आप देखेंगे यह पहला हो जाएगा। इसका मतलब कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका ए होगा। सभी साथियों को ध्यान रहे, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, सही जवाब होगा वो आपका ए होगा। और यह प्रश्न सही मायने में आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर यूपीएससी का पूछा गया प्रश्न है। कुछ अच्छे भी प्रश्न रख लेते हैं, दमदार प्रश्न, ताकि आपको लगे, ऐसा भी ना हो कि अब एसआई का ही प्रश्न बड़ा आसान लगने लगे और ये लगे कि हाँ सब हो जाएगा।
जब अभी आपको यह रियलाइज होगा कि नहीं भैया अभी हमें पढ़ने की आवश्यकता है, रिवाइज करने की आवश्यकता है, तब आप जाकर के बेहतर तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पे मेहनत करेंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ेंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि बात किया जाए यहाँ पे प्रश्न संख्या 16 की, तो क्वेश्चन नंबर 16 में आप देखेंगे बढ़िया प्रश्न है, यह भी मिलाने के लिए है और सब ऐसे ही दमदार आपके अनुच्छेद से संबंधित हम प्रश्न लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हैं आज। यहाँ पे कह रहा है कि एक तरफ संविधान के अनुच्छेद हैं और दूसरी तरफ उसमें अंतर्वस्तु है, अर्थात उससे जुड़े हुए विषय या प्रावधान आपको देखने को मिल रहे हैं। इसमें कह रहा है कि जो अनुच्छेद 54 है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो आप जानते हैं कि जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है वह अनुच्छेद 54 में ही देखने को मिलता है। अनुच्छेद 54 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की यदि हम लोग बात करें तो अनुच्छेद 54 में कहता है कि भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो इनडायरेक्ट तरीके से होगा, अप्रत्यक्ष तरीके से होगा। इसका मतलब कि पहला वाला पहले से ही मेल खा रहा है। फिर यदि हम लोग बात करें अनुच्छेद 75 की, तो अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आर्टिकल 75 सब क्लास 1, अनुच्छेद 75(1) में आप देखेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है और यह नियुक्ति भारत के महामहिम अर्थात राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसका मतलब कि यह भी बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान रहे कि यह नियुक्ति हो किसके द्वारा रही है, प्रेसिडेंट द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। फिर यदि अनुच्छेद 155 की बात किया जाए तो राज्यपाल के जो राज्यों के राज्यपाल हैं, राज्यों के राज्यपाल की भी नियुक्ति आपको दोस्तों ध्यान रहे कि राष्ट्रपति महोदय द्वारा ही किया जाता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 बड़ा ही दमदार अनुच्छेद है। जब भी आप राज्यपाल को पढ़ेंगे, गवर्नर को पढ़ते हैं, गवर्नर से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स हैं उन सभी आर्टिकल्स में सबसे ज्यादा दमदार जो अनुच्छेद है वो आपका अनुच्छेद 155 है। बार बार पूछा जाता है। आर्टिकल 164 की बात कर रहा है तो आर्टिकल 164 में आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रावधान यहाँ पे आर्टिकल 75 में है सेम वही प्रावधान आर्टिकल यहाँ पे 164 में है, अर्थात अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की यहाँ पे नियुक्ति की बात हो रही है और इनकी नियुक्ति आप देखेंगे तो गवर्नर महोदय, राज्यपाल महोदय द्वारा की जाती है। जिस प्रकार केंद्र में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 75 के तहत, ठीक उसी प्रकार से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में प्रावधान है राज्य के सीएम और जो उसके मंत्रिपरिषद हैं इनकी नियुक्ति सदैव जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है। इस प्रश्न का आंसर 1 2 3 4 आप लगा लीजिए और 1 2 3 4 यदि लगाएंगे तो आपका पहला वाला दोस्तों यहाँ पे जो विकल्प है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सारे प्रश्न दमदार हैं, इस प्रश्नों को बिल्कुल रट जाइएगा, 2 3 4 बार ये वीडियो देखेगा। ये इतने बेहतरीन प्रश्न हैं कि निश्चित तौर पे एकदम मेरा चैलेंज है, इस वीडियो से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा यूपीएससी में। और जब परीक्षा हो जाएगी तो हम आपको दिखाएंगे कि देखिए ये प्रश्न आपको पढ़ाया गया है और यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। यदि यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर देखा जाए कि भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। बहुत खूबसूरत यह प्रश्न है। राइट टू इक्वलिटी से हम लोगों ने बार बार पढ़ा कि भारतीय संविधान में जो राइट टू इक्वलिटी है, यह भारतीय संविधान में राइट टू इक्वलिटी भाग 3 में देखने को मिलती है। और भाग 3 में आप जानते हैं कि किसका प्रावधान है, भाग 3 में दोस्तों आप जानते हैं मौलिक अधिकार का प्रावधान है। तो ये जो मौलिक अधिकार का प्रावधान आपको देखने को मिल रहा है भाग 3 में, मौलिक अधिकार के प्रावधान की बात किया जाए तो मौलिक अधिकार से संबंधित प्रावधान भाग 3 में अनुच्छेद दोस्तों 14 से 18 में देखने को मिलते हैं। यही आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 14 से 18 समता के अधिकार की, राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। राइट टू इक्वलिटी 14 से 18, राइट टू लिबर्टी 19 से 22, राइट टू जो है अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, राइट टू रिलीजन की बात करता है, रिलीजियस की बात करता है अनुच्छेद 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार 29-30 और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों के उपबंध की बात करता है अनुच्छेद 32 में। तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है, हमेशा याद रखें, यहां से प्रश्न बनने को देखने को आपको मिल जाते हैं। इस प्रश्न का आंसर करिएगा, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। बहुत खूबसूरत प्रश्न है। मैंने जब डीपीएसपी पढ़ाया था, मूल रूप से डीपीएसपी पढ़ाया था, तो इस अनुच्छेद के बारे में मैंने चर्चा की थी क्योंकि ये बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन की बात करता है। तो जाहिर सी बात है इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आपका आर्टिकल 51 होगा। दोस्तों डीपीएसपी से संबंधित प्रश्न है और मैं एक बार बार बता रहा हूं कि भारतीय संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी का प्रावधान आपको देखने को मिलता है। अनुच्छेद 36 से लेकर के दोस्तों 51 तक। और ये जो आर्टिकल 51 है
इसमें न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है, बल्कि यदि एक शब्द थोड़ा सा यहाँ पे परिवर्तित कर दे कि भारतीय संविधान में विदेश नीति का प्रावधान, फॉरेन पॉलिसी का प्रावधान कहाँ पे है, तो भैया वो भी आपका अनुच्छेद 51 होगा। विदेश नीति का प्रावधान यहाँ पे अनुच्छेद 51A में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे जो आर्टिकल 43A है या 48A है, यहाँ पे 48A के बारे में हम लोगों की चर्चा हो गई है। पर्यावरण का संरक्षण, यहाँ पे पर्यावरण से संबंधित प्रावधान है। पर्यावरण का संरक्षण, वन्य जीवों की रक्षा करना, ये सब इसमें शामिल है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में यह अनुच्छेद 48A जोड़ा जाता है। 43 की बात किया जाए तो जो कर्मगार हैं, जो काम करने वाले मजदूर हैं, अर्थात मजदूर वर्गों का यहाँ पे उद्योगों में जो मजदूर काम करते हैं, उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी, और यह भी आप देखेंगे तो यहाँ पे 43 में यह देखने को मिल रहा है, अर्थात डीपीएसपी से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 43 की बात हो रही है और अनुच्छेद 43 में यह आपको देखने को मिलेगा कि उद्योगों में जो मजदूरों की भागीदारी होती है, वही दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे प्रावधान ये शामिल है। ये आर्टिकल 41 मैंने उस दिन बहुत अच्छे से पढ़ा था। 41, 42 और 43 ये तीनों ही डीपीएसपी के अनुच्छेद लगभग एक दूसरे से कोरिलेट हैं। आर्टिकल 41 में ये कहा जाता है सही मायने में लोक सहायता पाने का अधिकार तथा काम को यहाँ पे पाने का अधिकार, अर्थात जो काम को पाने का अधिकार है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद आप देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद यहाँ पे 41 में देखने को मिलता है। और ये जो काम पाने का अधिकार है, अर्थात यहाँ पे जो राइट टू, एक बात की जा रही थी राइट टू वर्क का या काम के पाने का अधिकार, इसी से रिलेटेड दोस्तों आपको पहले नरेगा था, बाद में मनरेगा हुआ। अब यहाँ पे जो जी राम जी बिल आप देख रहे हैं वो आर्टिकल 41 से ही यहाँ पे एक प्रकार से आर्टिकल 41 के माध्यम से ही सभी नागरिकों को जो भी यहाँ पे आप देखेंगे उससे जुड़े हुए हैं गांव में, यह उनको एक प्रकार से काम का अधिकार दिया गया है। पहले 100 दिन था, अब 120 दिन, 25 दिन, इस तरीके से सरकार बढ़ा रही है और उनको वेतन बढ़ाने की बात हो रही है, समय से सैलरी उनको देने की बात हो रही है। जो महिलाएं हैं उनको एक तमाम सुविधाएं की उनके घर के आसपास उनको काम मिले, ये सब तमाम प्रावधान यहाँ पे अनुच्छेद 41 के अंतर्गत देखने को मिलता है। इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आपको बस ये बताना है कि वह कौन सा दोस्तों अनुच्छेद है जो राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों का यहाँ पे उल्लेख करता है। यदि देखा जाए तो आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख करता है। बेहतरीन दोस्तों प्रश्न है। इस प्रश्न का आपको क्या करना है, इस प्रश्न का सभी साथियों को यहाँ पे राइट आंसर कर देना है। हालांकि अनुच्छेद 370 आप जानते हैं, अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर जैसे राज्य को विशेष राज्य की आप देखेंगे दर्जा देने का प्रावधान किया गया था इसमें। अब वह विशेष राज्य का जो दर्जा है वह आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के माध्यम से यह अब बहुत सारे प्रावधान यहाँ पे 2019 से समाप्त कर दिए गए हैं। जो जम्मू कश्मीर के पास विशेष प्रावधान थे वो अनुच्छेद 370 के माध्यम से थे, वो समाप्त हैं। यहाँ पे अनुच्छेद 371 में विशेष राज्य के दर्जा देने की बात होती है, भाग 21 की बात हो रही है। अनुच्छेद 371 से लेकर के अनुच्छेद 371A, अनुच्छेद 371J, अभी यूपीपीसीएस में प्रश्न पूछा था 2023 में ही कि अनुच्छेद 371J में किस राज्य से संबंधित प्रावधान है, तो अनुच्छेद 371 आप देखेंगे J में कर्नाटक राज्य से संबंधित, कर्नाटक आप देखेंगे कर्नाटक राज्य से संबंधित यहाँ पे प्रावधान है। इनको विशेष राज्य का दर्जा अलग अलग तरीके से अलग अलग विषय पर विशेष राज्य का दर्जा दोस्तों यहाँ पे दिया जाता है। इस प्रश्न में यदि हम लोग देखें तो निश्चित तौर पे जो किसी विशेष राज्य से विशिष्ट प्रावधान यहाँ पे शामिल है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान की बात करता है, वह अनुच्छेद आपका 371 ही हो जाएगा। इसी में यहाँ पे विशेष राज्य के दर्जा की बात होती है। और जो विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है, यदि आपके मन में आए कि गुरुदेव किस प्रकार से विशेष राज्य का दर्जा, तो कोई राज्य आप देखेंगे विदेशी सीमा से लगा है, गरीब है, या उसमें पर्यावरण की स्थिति क्या है, इन तमाम आधारों पर आप देखेंगे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। जैसे बिहार राज्य अभी विशेष राज्य के दर्जा की मांग को लेकर के तमाम न्यूज में देखने को मिलता है कि बिहार राज्य इस तरीके से मांग कर रहा है, नीतीश कुमार जी का समर्थन है मोदी जी को। तो ऐसी स्थिति में यह आपको देखने को मिलेगा कि विशेष दर्जा की बात यहाँ पे अनुच्छेद 371 के माध्यम से यह मिलता है। अनुच्छेद 370-71 इसमें महत्वपूर्ण है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। संसद की शक्ति के बारे में प्रावधान है अनुच्छेद 368-369 में। आप जानते हैं संविधान को संशोधित करना, संविधान से संबंधित तमाम प्रावधानों को करना, यह सब संसद की शक्ति है। इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिएगा। भारतीय संविधान में पूछ रहा है
वह संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं। बहुत खूबसूरत प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ये जो भारत रत्न और पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री वगैरह जो दिए जाते हैं, ये जो अलंकरण शब्द लिख रहा है, सही मायने में ये सब क्या है? ये सब पुरस्कार होते हैं। यह पुरस्कार होते हैं, किसी भी प्रकार से कोई उपाधि नहीं होती है। ये सब के सब दोस्तों आपके क्या होते हैं? ये सब यहाँ पे पुरस्कार के रूप में जाने जाते हैं। और भारतीय संविधान में पुरस्कार को देने का जो प्रावधान है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में है। हालांकि ध्यान दीजिएगा, उपाधियों का अंत किया गया है, उपाधियों का अंत होगा। और जो उपाधियों का अंत की बात की जाती है, यह शिक्षा और सेना के क्षेत्र को छोड़ करके, अर्थात जो शिक्षा का क्षेत्र है, जो सैन्य क्षेत्र है, सेना का क्षेत्र है, इसको छोड़ करके किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे उपाधि नहीं दी जाएगी। और यहाँ पे जो बड़े बड़े पुरस्कार आपको देखने को मिलते हैं, ये सब के सब पुरस्कार के रूप में है, उपाधि के रूप में नहीं होते हैं। चाहे वो उस भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान ही क्यों न हो, भारत रत्न ही क्यों न हो, यह एक प्रकार का पुरस्कार है, कोई उपाधि नहीं है। याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर 18 होगा। अनुच्छेद 15 हम आपको पढ़ा चुके हैं। अनुच्छेद 32 हम आपको कई बार बता चुके हैं। अनुच्छेद 23 में हमने आपको बताया कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, बलात् श्रम से संबंधित यहाँ पे क्या है? प्रावधान है। तो ध्यान रहे, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा बी होगा, और सारे विकल्प हम आपको अनुच्छेद को बता चुके हैं। आइए इस प्रश्न को अब आगे देखा जाए। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं को स्थापित व संचालित करने का अधिकार प्रदान है? यह भी प्रश्न मैंने आपको बताया, अभी कूट के माध्यम से आप देखेंगे, कूट के माध्यम से इस प्रश्न का आपका जो है आपने आंसर दिया। यदि मौलिक अधिकार की बात किया जाए तो मौलिक अधिकार में सांस्कृतिक अधिकार की बात हो रही है। सांस्कृतिक, और दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार की बात हो रही है। ये जो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार हैं, इन्हीं को आपको दोस्तों यहाँ पे देखना है। और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के अंतर्गत जो अल्पसंख्यक हैं, इन अल्पसंख्यकों को विशेष प्रकार का प्रावधान इनके लिए किया गया है। और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और आपको 30 में देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 29 कहता है कि सभी को यहाँ पे जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों का संरक्षण किया जाएगा। अनुच्छेद 30 कहता है कि जो अल्पसंख्यक हैं वो अपने मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित और प्रशासित कर सकते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण आप देखेंगे अनुच्छेद है। याद रखिएगा, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? बी होगा। अभी मैंने आपसे बताया अनुच्छेद 23 में बलात्श्रम का प्रावधान, यहाँ पे आप देखेंगे संवैधानिक उपचारों के उपबंध का प्रावधान। अनुच्छेद 38 और 39 की चर्चा आज की क्लास में नहीं हुई है, हालांकि इसको मैंने डिटेल से पढ़ाया है। आर्टिकल 38 में आप देखेंगे डीपीएसपी के उद्देश्य की बात होती है कि डीपीएसपी का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों प्रकार के न्याय की बात करता है। अर्थात समाज में संपूर्ण न्याय के प्रावधान की बात करता है। और इसी संपूर्ण न्याय के प्रावधान को लागू करके लोगों का कल्याण किया जा सकता है। और लोगों के कल्याण करने के बाद ही एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना संभव हो पाएगी। अर्थात अनुच्छेद 38 में डीपीएसपी का जो उद्देश्य वेलफेयर ऑफ स्टेट, कल्याणकारी राज्य की स्थापना है, इसी का यहाँ पे दोस्तों क्या है? प्रावधान है। आर्टिकल 39 में तमाम तरीके के प्रावधान देखने को मिलते हैं कि आर्टिकल 39A जो स्मॉल ए की बात होती है, स्मॉल आप देखेंगे यहाँ पे BCDEF तक यह प्रावधान जाता है। इसमें तमाम प्रावधान आपको देखने को मिलते हैं, जैसे आजीविका का पर्याप्त, एक प्रकार से आजीविका का राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि नागरिकों के लिए क्या करे, आजीविका का साधन उपलब्ध कराए। और जो संसाधन है, भौतिक संसाधन, उनके केंद्रीकरण पर रोक लगाए, उनको यहाँ पे समतामूलक उनका वितरण कराए। समान कार्य के लिए समान वेतन, मैंने आपको पढ़ाते समय कई बार बताया है कि जो आर्टिकल 39D है यह समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। अर्थात चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप देखेंगे महिला पुरुष यदि एक ही पद पर एक ही जैसा काम यहाँ पे करती हैं तो निश्चित तौर पे आपको ध्यान रखना है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान आर्टिकल 39D में देखने को मिलता है। आइए दोस्तों हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका यहाँ पे 22 है। ये याद रखिएगा कि इधर उधर की ज्यादा बात न करते हुए सिर्फ आपके काम की बात की जा रही है, इसीलिए क्योंकि यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे और सब के सब आपके प्रीवियस ईयर आए हुए प्रश्न हैं। आप भी सामान्य रूप से दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो मैच्योर होंगे और यह जानते हैं कि जो दरोगा की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो यह जानते हैं कि भैया कोई भी परीक्षा हो तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद से डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से आपको प्रश्न देखने को हमेशा मिलते हैं। तो इस प्रश्न का आप इसी बात पे आंसर करिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। अभी यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने इस प्रश्न के बारे में बताया था।
आइए दोस्तों यहाँ पे देखा जाए, हमने आपसे बताया था कि यदि अनुच्छेद 350A की बात करिए तो अनुच्छेद 350A में जो भाग 17 है जिसमें राजभाषा की बात की गई है, उस राजभाषा में आपको अनुच्छेद 350A में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, यदि यह शब्द दे रहा है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की बात हो रही है, तो वह आपका राइट आंसर अनुच्छेद 350A हो जाएगा। अनुच्छेद 35 आप देखेंगे मौलिक अधिकार से संबंधित है। इसमें यह प्रावधान है कि संसद के पास यह शक्ति प्राप्त है, संसद के पास दोस्तों यह शक्ति प्राप्त है कि संसद मौलिक अधिकारों में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। ध्यान रहे, अनुच्छेद 35 कहता है कि मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन करना होगा तो वह एकमात्र शक्ति दोस्तों किसके पास है, वह पार्लियामेंट के पास आप देखेंगे शक्ति है। ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 351 की बात किया जाए तो यहाँ पे दोस्तों हिंदी को बढ़ावा देने की बात हो रही है। हिंदी को बढ़ावा देने का प्रावधान यहाँ पे आपको दोस्तों देखने को मिलता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। यह आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। ये जो लिखा हुआ है यह हिंदी है और जो लिखने की यह विधि है, यह लिखावट, यह लिपि आप देखेंगे देवनागरी कही जाती है। तो निश्चित तौर पे राजभाषा हिंदी और लिपि आप देखेंगे देवनागरी, यह आपको कहां पे देखने को मिलेगा। अभी मैंने आपसे बताया कि भारतीय संविधान के भाग 17 की बात हो रही है। भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक में प्रावधान देखने को मिलता है। और ये जो 343 से 351 का प्रावधान है, इसी से संबंधित दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद में ऐसा प्रावधान है कि हिंदी को क्या किया जा रहा है, राजभाषा के रूप में, और लिपि देवनागरी को माना जा रहा है। यदि इस प्रश्न का राइट आंसर देखेंगे तो इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 343 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 343 यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। 324 मैंने बताया निर्वाचन आयोग से संबंधित है। 352 मैंने बताया नेशनल इमरजेंसी आप देखेंगे राष्ट्रपति शासन से संबंधित भाग 18। यहाँ पे 371 मैंने अनुच्छेद बताया कि किसी भी राज्य को विशिष्ट राज्य का दर्जा देने, विशेष राज्य का दर्जा देने से दोस्तों क्या है, संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको ध्यान से समझिएगा। जो भी बातें बताई जा रही हैं वो एग्जाम में आने वाली बातें हैं। इस प्रश्न का आंसर करिएगा, संविधान में किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। मैंने 2-3 बार इसको पढ़ा दिया। जब भी मातृभाषा में शिक्षा की बात हुई थी मैंने इसको अपने आप से बताया, क्योंकि ये बार बार परीक्षा में देखने को मिलता है। अनुच्छेद जो 351 है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आर्टिकल 351 होगा। हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए, हिंदी को यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए, हिंदी के विकास का जो प्रावधान है कि हिंदी को बढ़ावा दिया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा, वो 351 दोस्तों आपको देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आप देखेंगे अनुच्छेद 351 हो जाएगा। ध्यान रहे। 343 अभी आपने पिछले ही प्रश्न में देखा कि हिंदी भाषा होगी, देवनागरी लिपि की बात की जा रही है। ये जो 330 और 336 हैं, 330 आप देखेंगे SC ST से संबंधित जो लोकसभा में आप देखेंगे तमाम अधिकार दिए जाते हैं कि इनका आरक्षण क्या होगा, लोकसभा में इनकी सीट कितनी होगी, वह दोस्तों उससे संबंधित है। और यह जो 336 है यह भी SC ST से संबंधित प्रावधान का यहाँ पे प्रावधान से संबंधित आपको देखने को मिलता है। तो 330 से 342 भाग 16 है। 330 से अनुच्छेद 342 तक भाग 16 में आपको SC ST या अन्य पिछड़ा वर्ग में जो भी जो प्रावधान है उससे संबंधित तमाम आप देखेंगे गतिविधियां शामिल की गई हैं इन भाग अनुच्छेद में। लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 351 देखने को मिलता है। आइए इस प्रश्न का आंसर करिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। अब देखिएगा, मैंने आपको कई बार बताया और पढ़ाते समय 2-4 बार मैंने आपको समझा दिया कि जब भी इमरजेंसी की बात होगी, भारतीय संविधान के भाग 18 की बात होगी और अनुच्छेद 352 से लेकर के अनुच्छेद 360 तक 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान आपको देखने को मिलता है। टोटल भारत में 3 प्रकार के जो आपातकाल हैं वो लगाए जाते हैं। यहाँ पे बात किसकी हो रही है कि राष्ट्रीय आपातकाल। अब ये 3 प्रकार के आपातकाल में राष्ट्रीय आपातकाल की दोस्तों बात हो रही है। और कई बार मैंने आपको बताया कि यह राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा इसकी घोषणा की जाती है और राष्ट्रपति द्वारा ही इसको वापस लिया जाता है। ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जा रही है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में यह बड़ा ही महत्वपूर्ण आप देखेंगे होता है। क्यों? क्योंकि यहीं से संबंधित तमाम आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू होता है तो कितने समय के भीतर संसद की स्वीकृति प्राप्त हो जानी चाहिए। तो आपको दोस्तों मालूम है कि संसद की जो स्वीकृति है वह संसद की स्वीकृति यहाँ पे वर्तमान समय में 1 माह के भीतर यहाँ पे प्राप्त हो जानी चाहिए। 44वां संविधान संशोधन आप देखते हैं, जो राष्ट्रपति शासन की बात होती है कि देश में इमरजेंसी लगाई जा रही है, तो यह लिखित सिफारिश, किसकी लिखित सिफारिश, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश होनी चाहिए
और पूरे संविधान में एकमात्र इकलौता अनुच्छेद 352 है जहां पे आप देखेंगे रिकमेंडेशन की बात हो रही है, लिखित सिफारिश की बात हो रही है, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। और ध्यान यह भी रखिएगा कि यह जो इमरजेंसी लगाई जाती है अनुच्छेद 352 का प्रयोग करके 3 आधारों पर लगाई जाती है: युद्ध के समय, बाह्य आक्रमण के समय, और मूल संविधान में आंतरिक अशांति शब्द था, लेकिन वर्तमान में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल किया गया है। तो सशस्त्र विद्रोह और उसके साथ साथ बाह्य आक्रमण, युद्ध, ये 3 ऐसे आधार हैं जो राष्ट्रपति शासन जो राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा यहाँ पे घोषित किए जाते हैं। 356 में आपने देखा कि प्रेसिडेंट रूल की बात हो रही है, यह राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगता है। 360 में आपने देखा कि यह फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है जो कि जर्मनी से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। 361 बड़ा ही दमदार अनुच्छेद है। यदि 361 देखा जाए तो ये यहाँ पे अलग है। 361 में प्रावधान ये है कि जो प्रेसिडेंट हैं, इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि यह किसको विशेषाधिकार देता है। तो प्रेसिडेंट और जो गवर्नर हैं, अर्थात यहाँ पे राष्ट्रपति और जो राज्यपाल हैं, उनको विशेषाधिकार देता है। उनको तमाम मामलों में आप देखेंगे विशेषाधिकार प्राप्त है, और यह विशेषाधिकार भारतीय संविधान के आप देखेंगे अनुच्छेद 361 के माध्यम से आपको देखने को मिलता है। बढ़िया प्रश्न है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ध्यान रहे। आइए हम लोग देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन को। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? सभी साथियों को ध्यान रहे, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आपको यहाँ पे बताना है कि भैया जो यहाँ पे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर तो कौन सिफारिश करता है? राज्यपाल आप देखेंगे सिफारिश करता है। और राज्यपाल की सिफारिश पर यदि राज्य की कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल हो जाए, तो राज्यपाल की आप देखेंगे सिफारिश पर यदि कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल हो जाए, ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और राज्यों में राष्ट्रपति शासन आप देखेंगे अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की जो अधिकतम अवधि होती है, मैक्सिमम आप देखेंगे जो टाइम ड्यूरेशन होता है, वो सामान्यतः 3 वर्ष आपको देखने को मिलता है। एक बार में 6 महीने के लिए, और हर 6 महीने पर संसद की यदि स्वीकृति मिलती रहे तो यह अधिकतम 3 वर्ष के लिए दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो सभी साथियों को ध्यान रहे, बढ़िया बढ़िया प्रश्न है। देखिएगा 352 मैंने पढ़ाई दिया। 360 आपसे पूछता है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसका प्रयोग आज तक नहीं हुआ? तो भैया भारत में इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी तो लगी नहीं, फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी, इसका मतलब कि वित्तीय आपातकाल का प्रयोग आज तक नहीं हुआ। आपको मालूम है अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। मैंने आपको बताया कि संसद द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है, भाग 20 में अनुच्छेद 368 में प्रावधान है। सब आपको मैंने डिटेल में पढ़ा दे रहा हूं, 1 बार 2 बार 3 बार मैं बता दे रहा हूं, ताकि भैया आपको एग्जाम में किसी भी कीमत पे यहां से प्रश्न मिले तो आपका गलत ना हो, छूटने ना पाए, आप मुस्कुराते हुए उस प्रश्न को बिल्कुल साफ कर जो है बिल्कुल शानदार तरीके से आंसर करके आए और आपके जो जवाब हो बिल्कुल सही हो। इस प्रश्न का आंसर देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा होती है? कई बार बता दिए, वित्तीय आपातकाल की बात होगी अनुच्छेद 360। कहां से प्रावधान लिया गया? जर्मनी से। और यह अनुच्छेद 360 जो है यह वित्तीय आपातकाल की, फाइनेंशियल इमरजेंसी की उद्घोषणा करता है। राष्ट्रपति द्वारा ही आप देखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा ही इसको घोषित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा ही इसको वापस लिया जा सकता है। और यह अनिश्चित काल तक के लिए, अनलिमिटेड आप देखेंगे तो अनलिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए दोस्तों इसको क्या किया जाएगा? लगाया जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछता है कि क्या जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान, फाइनेंशियल इमरजेंसी वित्तीय आपातकाल जब भी लगती है तो क्या यहाँ पे जो जजेस होते हैं, और जजेस भैया कहाँ के, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हों, चाहे वो आपके यहाँ पे हाई कोर्ट के जज हों, क्या इनके वेतन में कटौती की जा सकती है? तो बिल्कुल आपको कहना है हाँ, जब भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तो जो जजेस होते हैं इनके वेतन में भी यहाँ पे कटौती की जा सकती है। अर्थात जजों के वेतन में, भारत सरकार के पास पैसा ही नहीं होगा तो आप देखेंगे इनके वेतन में कटौती की जा सकती है। एक बात और ध्यान रखिएगा, जितने भी संवैधानिक पद हैं सबके वेतन, यहाँ तक कि राष्ट्रपति तक के वेतन में कटौती की जा सकती है यदि भारत सरकार जो इस तरीके से अनुच्छेद 360 का प्रयोग करके नेशनल इमरजेंसी या ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाती है। जब भारत सरकार के पास वित्त नहीं होगा तो किसी भी प्रकार से कोई भी हो, उनके वेतन में कटौती करने का प्रावधान है। 352 में राष्ट्रपति शासन, यहाँ पे जो है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन, 355 में अभी मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी कि राज्य को बाह्य आक्रमण, आंतरिक गड़बड़ी से उसकी क्या करे? सुरक्षा करे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। प्रश्न संख्या दोस्तों यहाँ पे
संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग किया गया है। अभी मैंने आपसे बताया कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग, और वो भी कब से, 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसको शामिल किया गया। जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी तो इंदिरा जी के समय आप देखेंगे फखरुद्दीन अली अहमद जो है प्रेसिडेंट थे, और सिर्फ इंदिरा जी के कह देने पर, समझिएगा डांट देने पर, इंदिरा जी ने डांट दिया फखरुद्दीन अली अहमद को और देश में इमरजेंसी लग गई। ध्यान दीजिएगा, उसके बाद जब जनता पार्टी सरकार आती है, 44वां संविधान संशोधन करती है, तो यह प्रावधान करती है कि अब मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश होगी, तब जाकर के यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल की जो है घोषणा राष्ट्रपति करेंगे। सिर्फ किसी एक व्यक्ति के कह देने पर ऐसा नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह आप देखेंगे ऐसा कारनामा इंदिरा जी ने कर दिया था। तो इस प्रश्न में आप देखेंगे मंत्रिमंडल शब्द का जो प्रयोग है, मैंने आपको पहले भी पढ़ा है कि पूरे संविधान में कहीं पे मंत्रिमंडल शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो अनुच्छेद 352 में आपको देखने को मिलता है। ध्यान रहे, अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के साथ साथ जो उनके मंत्री मिनिस्टर हैं, उन्हीं की सलाह और सहायता से यहाँ पे राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, कार्य करेंगे। अर्थात प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह सहायता से राष्ट्रपति काम करेंगे। यहाँ पे अनुच्छेद 356 भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, और आर्टिकल जो 76 है यह भी मैंने आपको अभी पढ़ाया कि यहाँ पे भैया जो चर्चा की गई है वो आप देखेंगे न्यायवादी की, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप AGI कहते हैं, इनसे संबंधित यहाँ पे दोस्तों क्या है, प्रावधान शामिल किए गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग क्या करते हैं, आगे मूव करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 29 में, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। बिल्कुल बहुत ही उम्दा प्रश्न है यह। आप देखेंगे इतना खूबसूरत प्रश्न है कि आप सोच भी नहीं सकते। जो भी लोक सेवक हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, अर्थात कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, खासकर ऑल इंडिया सर्विसेज वाले या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े अधिकारी होते हैं, आला कमान अधिकारी, उनके प्रोटेक्शन की बात की जा रही है। उनको प्रोटेक्ट करने का भी संविधान में यहाँ पे प्रावधान है, और यह प्रोटेक्शन उनको संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है। लोक सेवकों की बात हो रही है, लोक सेवकों को यहाँ पे संरक्षण की बात हो रही है। यदि लोक सेवकों के संरक्षण का प्रावधान दोस्तों देखा जाए तो वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 में देखने को मिलता है। और इसमें संरक्षण किस प्रकार की संरक्षण की बात की गई है यह भी जान लीजिएगा। आर्टिकल 311 में यह कहा जा रहा है कि यदि कोई लोक सेवक है, उसकी नियुक्ति किसी बड़े अधिकारी के द्वारा हो गई, तो जब भी आप देखेंगे उस लोक सेवक को पद से हटाया जाएगा, तो जिसने नियुक्ति की है या तो वो या तो उससे ऊपर का कोई आप देखेंगे पदासीन अधिकारी होगा, वही उसको पदमुक्त कर सकता है। उसके अलावा कोई उसको पदमुक्त नहीं करेगा। एग्जाम्पल से समझिएगा, आसानी से समझ में आएगा। मान लीजिए किसी को राष्ट्रपति यहाँ पे नियुक्ति पत्र देता है, तो अब नियम अनुच्छेद 311 में यह है कि राष्ट्रपति से नीचे वाला कोई व्यक्ति उसको पदमुक्त नहीं करेगा, और राष्ट्रपति से नीचे वाला जो है व्यक्ति उसको पदमुक्त नहीं करेगा, तो भारत में या तो राष्ट्रपति उसको पदमुक्त करेगा या तो राष्ट्रपति से ऊपर कोई हो वो पदमुक्त करेगा। तो आपको मालूम है कि प्रेसिडेंट से ऊपर तो कोई पद ही नहीं होता। अर्थात यदि किसी को राष्ट्रपति सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे, राज्यों में राज्यपाल यदि किसी को नियुक्ति दे देते हैं, तो उसको हटाने का यहाँ पे अधिकार भी सिर्फ उन्हीं को होता है। यह आपको ध्यान रखना है। यही संरक्षण यहाँ पे लोक सेवकों को प्राप्त है। यह अनुच्छेद 311 बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे अनुच्छेद 310 एक बार बिहार पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है कि भारतीय संविधान में प्रसाद का आप देखेंगे सिद्धांत किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है। तो प्रसाद का सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 310 में देखने को मिलता है। अर्थात जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे नियुक्तियां होती हैं अधिकारियों की, या तमाम आप देखेंगे जो पदासीन व्यक्ति हैं, उनमें मैक्सिमम जो पद हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही आप देखेंगे अपना पद धारण करते हैं। तो जिनको भी राष्ट्रपति यहाँ पे नियुक्ति पत्र देता है वो प्रसाद के सिद्धांत के आधार पर अनुच्छेद 310 में यह देखने को आपको मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 312 की बात किया जाए तो अनुच्छेद 312 आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का प्रावधान है। अर्थात नई अखिल भारतीय आप देखेंगे नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का प्रावधान है। और ये नई अखिल भारतीय सेवाओं के आप देखेंगे सृजन के प्रावधान की दोस्तों बात किया जाए तो यह राज्यसभा को शक्ति है कि राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग करके, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 का प्रयोग करके। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, उम्दा प्रश्न है। ऐसे ही आप देखेंगे आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 315 आप जानते हैं, यहाँ पे यूपीएससी और स्टेट पीएससी, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित जो नियुक्तियां वगैरह हैं अध्यक्ष सदस्य की, उनसे संबंधित प्रावधान यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर क्या होगा,
यहाँ पे 29 का बी होगा। देखिएगा जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो सब हम आपको यहाँ पे प्रश्नों के माध्यम से करा दे रहे हैं। पूरे संविधान में A to Z जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज तक परीक्षाओं में आए हैं वो हम सब आपको इसी क्लास में, इसी वीडियो में आप देखेंगे, कंप्लीट करा देंगे। बशर्ते इस क्लास को गंभीरता से लीजिएगा। हाँ, कुछ आप देखेंगे ऐसे प्रश्न हैं जो आज कंप्लीट होंगे, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कल की क्लास में कंप्लीट होंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं तो प्रश्नों की संख्या ज्यादा है, तो घबराना नहीं है। आज के प्रश्न और आज की क्लास और कल की क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट आपके आर्टिकल से रिलेटेड प्रश्न हैं सब के सब दोस्तों कंप्लीट करा दिए जाएंगे। और इससे बाहर चैलेंज है परीक्षा में आर्टिकल से जाए, आर्टिकल से यदि प्रश्न आएगा तो इससे बाहर आप देखेंगे प्रश्न नहीं आएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30 का आंसर करिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। जो भी प्यारे साथी हैं इनको जो है आप आंसर करिएगा। संघ और राज्यों के लिए यहाँ पे लोक सेवा आयोग का प्रावधान मैंने कई बार आपको बताया, जब से यह क्लास स्टार्ट हुई है 5-6 बार मैंने इसको बता दिया कि राज्यों के लिए जो यहाँ पे लोक सेवा आयोग का प्रावधान है यह दोस्तों संघ और राज्यों के लिए अनुच्छेद 315 से क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। भारतीय संविधान के यदि भाग की बात किया जाए तो भारतीय संविधान के भाग 14, यदि अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद 315 से प्रारंभ होकर के अनुच्छेद 300 आप देखेंगे 23 तक में यह आपको पूरा का पूरा इस तरीके से यह लोक सेवा आयोग की बात हो रही है, राज्य और केंद्र के स्तर पर देखने को मिलता है। सेम आर्टिकल हैं, केंद्र सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए सब सेम आर्टिकल हैं, ध्यान रहे। अभी मैंने आपको बताया अनुच्छेद यहाँ पे जो 310 है प्रसाद के सिद्धांत की बात होती है। अनुच्छेद 312 राज्यसभा के पास पावर है नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, देखिएगा अलग से भी पूछे गए हैं। संविधान का अनुच्छेद आप देखेंगे, अनुच्छेद संविधान का जो अनुच्छेद 312 है, संविधान के अनुच्छेद 312 की बात हो रही है। और यह दोस्तों आपको मालूम है कि संविधान के अनुच्छेद 312 में आप देखेंगे तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन है। और यह पावर किसके पास है? राज्यसभा। राज्यसभा की अनन्य शक्तियों में यह शामिल होता है अनुच्छेद 312। यहाँ पे लोकसभा के पास ये पावर नहीं है, आपको दोस्तों यह ध्यान रखना है। यह नई अखिल भारतीय सेवाओं का जो सृजन है अनुच्छेद 312 के माध्यम से राज्यसभा करती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो आपसे कहा जा रहा है संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। संघ लोक सेवा आयोग के आप देखेंगे, यदि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख देखा जाए कि भैया संघ लोक सेवा आयोग के कार्य क्या होंगे, इनके उल्लेख की बात किया जाए तो आपको बताना है कि किस अनुच्छेद में दोस्तों यहाँ पे कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें इनके कार्यों का दोस्तों उल्लेख मिलता है। क्या वो 320 है, 322 है, 300 आप देखेंगे 24 है या 325 है? देखिएगा भाग याद करना कितना जरूरी होता है, इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि भाग को भी याद करिए, भाग याद करिए, भाग किससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो याद करिए, ताकि आपको एग्जाम में आंसर लगाना कितना आसान हो जाए। यदि यहाँ पे 324 की बात करें तो 324 से 329 आप जानते हैं कि निर्वाचन आयोग से संबंधित है, तो 324 325 तो आपका निर्वाचन आयोग में हो गया। इसका मतलब संघ लोक सेवा आयोग की बात हो रही है। और मैंने बताया कि संघ लोक सेवा आयोग 315 से 323 में आपको देखने को मिलता है। यदि यहाँ पे बात किया जाए तो 324 325 ऐसे ही आपके अनुच्छेद कट गए। 300 आप देखेंगे 22 320 की बात हो रही है। अब यहाँ पे अब आपको देखेंगे एग्जाम में आसान हो जाएगा कि इन्हीं दो में से कोई ना कोई आपका एक क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। और यदि यहाँ पे बात किया जाए, यदि दोस्तों यहाँ पे बात किया जाए तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 320 हो जाएगा। सभी साथियों को ध्यान रहे, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन नंबर जो 32 है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पे जो 32 है इसमें संघ लोक सेवा आयोग के कार्य और कर्तव्य का उल्लेख है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। हाँ, 323 भी आपसे पूछ सकता है। जो 323 है यह 323 पूछे तो आपको याद रखना है कि यूपीएससी की जिम्मेदारी ये होती है, संघ लोक सेवा आयोग की जिम्मेदारी होती है कि वह वार्षिक रूप से, यहाँ पे एनुअल बात हो रही है, वह आप देखेंगे वार्षिक रूप से क्या किया जाए, वार्षिक रूप से अपनी रिपोर्ट सौंपे। और यह अपनी आप देखेंगे रिपोर्ट किसको सौंपता है? प्रेसिडेंट को दोस्तों यहाँ पे सौंपता है, ध्यान रखिएगा। वार्षिक रूप से अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सौंपता है। यदि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात किया जाए तो यह भी अनुच्छेद आप देखेंगे 323 के माध्यम से अपनी वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है। और यह वार्षिक रिपोर्ट दोस्तों यहाँ पे राज्यपाल को सौंपता है। तो 323 भी इंपॉर्टेंट है, 320 भी इंपॉर्टेंट है। ये सब परीक्षा में दोस्तों प्रीवियस ईयर पूछे गए प्रश्न हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। किस अनुच्छेद के अधीन आपको बताना है
किस अनुच्छेद के अधीन निर्वाचनों का निरीक्षण, निदेशन व नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है? बहुत खूबसूरत प्रश्न है। अब देखिएगा यहाँ पे जो प्रश्न है, इसलिए कहते हैं भाग और उस भाग के अनुच्छेद याद हो, आपको कुछ भी न याद हो। यहाँ पे आप देखेंगे निर्वाचनों की बात हो रही है कि निर्वाचनों का निरीक्षण, निदेशन और नियंत्रण। अब जाहिर सी बात है, आप यह खुद जान रहे हैं कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, निर्वाचन की। निर्वाचन के आप देखेंगे बात होते ही आपको मालूम है कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। यदि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है, तो निश्चित तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो प्रावधान है अनुच्छेद 324 से 329 में यह देखने को मिलता है भारतीय संविधान के भाग 15 में। अब यदि भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 है, तो यहाँ पे सिर्फ एकमात्र अनुच्छेद ऐसा है जो 324 है, वही यहाँ से रिलेटेड है, और सारे अनुच्छेद खुद ही आप देखेंगे यहाँ पे इस भाग से बाहर के हैं। तो यदि सारे अनुच्छेद इस भाग से बाहर के हैं, तो निश्चित तौर पे आपको ध्यान देना है कि इस भाग से यदि सारे अनुच्छेद इस भाग से बाहर हैं, तो इसका राइट आंसर खुद अपने आप क्या हो जाएगा, 324 हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान देना है। अब इस प्रश्न में 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। यहाँ पे अनुच्छेद 343 मैंने आपको पढ़ाया। अनुच्छेद 343 जो है, यह अनुच्छेद 343 आपके राजभाषा से संबंधित, अर्थात हमारी जो राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह आपको दोस्तों मालूम है। यदि यहाँ पे बात किया जाए 333 की, बड़ा ही दमदार अनुच्छेद है। यह अनुच्छेद 333 राज्यपाल को शक्ति देता था कि राज्य विधानसभा में एक एंग्लो इंडियंस की क्या किया जाए, यहाँ पे मनोनयन किया जाए, जो कि 104 संविधान संशोधन के माध्यम से यहाँ पे यह प्रावधान देखेंगे समाप्त कर दिया गया है। तो 104 संविधान संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान दोस्तों आपको समाप्त होते हुए मिलेगा। 333, 331 ये सब परीक्षा में पूछे जाते हैं, याद रखेगा। 330 अनुच्छेद, 331, 300 आप देखेंगे 32 और 300 आप देखेंगे 33, ये चारों इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसमें यह अनुच्छेद 331 और 333 मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे जो एंग्लो इंडियन है उनके मनोनयन का प्रावधान है। 331 में आप देखेंगे लोकसभा और 333 में देखेंगे तो राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन के मनोनयन का प्रावधान दोस्तों किया गया था, जो कि अब वर्तमान समय में यहाँ पे निष्क्रिय या समाप्त कर दिया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर करिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि हेतु प्रावधान किया गया है? देखिएगा, जिस अनुच्छेद को मैंने बताया वही अनुच्छेद तुरंत आपका यहाँ पे आंसर के रूप में आ गया। यदि इस प्रश्न का राइट आंसर देखें तो आपको इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में आप देखेंगे, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान है। आंग्ल भारतीय समुदाय होते कौन थे? तो भैया ऐसे आप देखेंगे समुदाय जो पति पत्नी में कोई एक न एक यहाँ पे भारत से हो या एक आप देखेंगे ब्रिटेन से अंग्रेज हो, और यह आपको देखने को मिलेगा दोनों में से किसी जो आंग्ल भारतीय हैं, आपको ध्यान रखना है दोनों में से कोई आप देखेंगे यहाँ पे एक भारतीय एक अंग्रेज हो और उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में हो। इसके लिए यह प्रावधान आप देखेंगे अनुच्छेद 331 के माध्यम से यह प्रावधान किया गया था। दो आंग्ल भारतीयों को यहाँ पे दो याद रखेगा, दो आंग्ल भारतीयों का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता था? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता था। लेकिन बिहार पीसीएस में एक वर्ष आप देखेंगे 2023 से 24 के परीक्षा में एक ही बार में आप देखेंगे 104 संविधान संशोधन आप देखेंगे अधिनियम 2019 से एक ही परीक्षा में 150 लगभग 150 प्रश्न होते हैं, उसमें तीन प्रश्न आप देखेंगे इसी से पूछ लिया गया था कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान समाप्त किया गया। यहाँ पे आप देखेंगे यह कब से लागू हुआ, तो 25 आप देखेंगे जनवरी 2020 से यह लागू होता है। यह विधेयक आप देखेंगे यह संविधान संशोधन 2019 में आता है, लागू होता है 2020 से 25 जनवरी। और यही प्रावधान आप देखेंगे अनुच्छेद 333 भी मैंने अभी आपको बताया, अनुच्छेद 333 में भी यह देखने को मिलता है। अर्थात जो राज्य विधानसभा है, इस राज्य विधानसभा में जो राज्यपाल महोदय हैं, जो राज्य विधानसभा है उस राज्य विधानसभा में जो राज्यपाल महोदय होते हैं, उन राज्यपाल महोदय की यदि बात किया जाए तो दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि वह राज्यपाल महोदय यहाँ पे एक आंग्ल भारतीय का मनोनयन करते थे, जो प्रावधान अब यहाँ पे रोक दिया गया है। तो 331, 333 राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभा, दो आंग्ल भारतीय, एक आंग्ल भारतीय, यहाँ पे 104 संविधान संशोधन, यह सब आप देखेंगे परीक्षा के लिए बड़ा ही बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न निश्चित हैं, पूछे जाते हैं और आपकी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अनुच्छेद भी इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़े हुए सारे फैक्ट भी आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए। प्रश्न संख्या आपका यहाँ पे क्या है? प्रश्न संख्या दोस्तों यहाँ पे 35 है। देख रहे हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। सभी साथियों को ध्यान से समझना है। कह रहा है कि किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। अभी मैंने स्टार्टिंग में इस प्रश्न को बताया था। इस तरीके के प्रश्न परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं क्योंकि भैया महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार आपसे पूछा जाता है। स्टार्टिंग में इस प्रश्न पे चर्चा हुई थी। अनुच्छेद 338A की बात हो रही है। एससी के लिए अनुच्छेद 338 जो है, एसटी के लिए अनुच्छेद 338A। तो यहाँ पे अनुसूचित जाति अर्थात शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात कर रहा है। तो यदि शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात कर रहा है तो अनुच्छेद 338A आपका यहाँ पे आंसर राइट होगा। यदि ओबीसी के लिए राष्ट्रीय आयोग की बात करता तो ओबीसी के लिए राष्ट्रीय आयोग दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, अनुच्छेद 338B हो जाता। अनुच्छेद 341 की बात किया जाए तो अनुच्छेद 341 दोस्तों आपको ध्यान रहे कि यह राष्ट्रपति को पावर देता है कि वह एससी से संबंधित जो ऐसी जातियां एससी, कौन सी जातियां एससी में शामिल होंगी उसकी अधिसूचना जारी करने की पावर यहाँ पे प्रेसिडेंट को देता है। अनुच्छेद 16 भी आपको पढ़ाया जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 82 आप देखेंगे पार्लियामेंट से रिलेटेड है। खासकर आप देखेंगे पार्लियामेंट में जो लोकसभा राज्यसभा के जो टाइम ड्यूरेशन की बात होती है, कार्यकाल वगैरह से संबंधित यहाँ पे प्रावधान आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए तो प्रश्न संख्या दोस्तों 36 है। इस प्रश्न संख्या का यहाँ पे आपको आंसर करना है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। अभी मैंने आपको बताया था कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा और लिपि देवनागरी आप देखेंगे किस अनुच्छेद के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो वहां पे आपने जो राइट आंसर देखा था उस प्रश्न का जो राइट आंसर था वो अनुच्छेद 343 था। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 343 जो है इसमें हिंदी को यहाँ पे राजभाषा के रूप में और लिपि जो है उसको देवनागरी लिपि के रूप में दोस्तों यहाँ पे शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको अनुच्छेद 348 भी अभी पढ़ा दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दोस्तों आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित यहाँ पे लैंग्वेज की बात हो रही है, वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित लैंग्वेज का प्रावधान यहाँ पे आर्टिकल 348 के सब क्लास फर्स्ट में आपको देखने को मिलता है। साथियों ये याद रखिएगा कि ये जो क्लास है यह क्लास आपके लिए बेहतरीन है। ऐसे ही श्रृंखलाओं के प्रश्न, ऐसे ही शानदार अनुच्छेद के प्रश्न आपको कल की भी क्लास में देखने को मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, यदि आज की क्लास और कल की क्लास मिला करके आप महत्वपूर्ण संविधान के अनुच्छेद पढ़ लेते हैं तो आपको यह वादा है कि 3 से 4 प्रश्न दोस्तों यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद से जो प्रश्न बनेंगे आपके यूपीएससी के एग्जाम में निश्चित तौर पे आपको देखने को मिलेंगे। बढ़िया से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चकाचक अपने जो है तैयारी को जारी रखिए और अंतिम समय में रिवीजन प्लस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। अब नया कुछ पढ़ने का समय नहीं है और यह आप देखेंगे बिल्कुल चिंता मुक्त, तनाव मुक्त होकर के अपनी तैयारी में लगे रहिए। यदि आप पुरुषार्थ ईमानदारी से करेंगे तो निश्चित तौर पे सफलता भी उतनी ही खूबसूरत आपको मिलने वाली है। एकदम बढ़िया से, हाँ बिल्कुल खुश रहिए, मस्त रहिए, चकाचक रहिए। आज के लिए दोस्तों क्लास यहीं तक करेंगे। कल की क्लास में हम लोग इसके आगे के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।